अब देखो अपने को 4 एडजस्टमेंट पढ़ने हैं मेनली, चारों एडजस्टमेंट को अच्छे से देखना। पहले तो मुझे बताओ एसेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन आती है आपको? क्या होती है एसेट्स? एक्सप्लेन करेगा कोई? व्हाट इज एसेट्स? ओके, हर वो चीज जिसके ऊपर हमारा राइट होगा, अधिकार होगा, वो हमारी एसेट्स है। पहला पॉइंट, जिसे हमने बिजनेस में क्यों परचेज किया, ताकि उसे यूज ले सकें, रीसेल नहीं करना, वापस बेचना नहीं, वो हमारी एसेट्स है। लायबिलिटी क्या होती है? हर वो चीज जिसका पेमेंट करना बाकी है, भुगतान करना बाकी है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? इन चारों ही पॉइंट में ये जो चारों चीजें मैंने बताई ना, ये या तो एसेट्स होगी या लायबिलिटी होगी। अब आपको एक एक करके इन चीजों को समझना है, क्योंकि हमारे पास 4 एंट्रीज आने वाली, जनरल एंट्रीज इनकी। अब एंट्रीज क्या क्या होंगी वो समझना। सबसे फर्स्ट हमने कहा एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन, एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज जब मैं आपको लगभग आधा कोर्स करवा दूंगा, 50% 50 नहीं 60% जब आपके कोर्स हो जाएगा, तब वापस आएंगी 4 चीजें। ठीक है, तो वहां पर मैं वापस समझाऊंगा, इसलिए यहां पर अच्छे से कवर कर लेना। एडजस्टमेंट एंट्रीज में सबसे फर्स्ट हमारे पास जो एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आपको क्वेश्चन बताएगा और कहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 करो जनरल एंट्री। अब हमें जब पता ही नहीं होगा ये चीज क्या, तो हम जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब पहले इसको समझते होता क्या। ये वो एक्सपेंस होते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया, चारों चीजें क्या होंगी? एसेट्स या लायबिलिटी होगी। लेकिन अब सुनना मैं जो कह रहा हूं, ये वो एक्सपेंस होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हो तो गए, लेकिन हमने पे नहीं किए। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? बकाया है। हिंदी में अगर इसको कहें हम तो क्या बोल सकते हैं? बकाया। बकाया मतलब बाकी है, बकाया है। तो ऐसे खर्चे जो हो तो गए लेकिन हमने उनका पेमेंट नहीं किया अभी तक। ठीक है, अब आप खुद सोचो और फील करो, ये एसेट्स है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। बताओ क्यों? कोई खर्चा हो गया, हमने अभी तक पे ही नहीं किया, तो पे करना बाकी है, क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो पता है अकाउंटिंग हम करते क्यों है? क्या पर्पज है हमारा अकाउंटिंग करने का? कोई बता सकता है? ट्रांजेक्शन्स बताना। मेन पर्पज होता है हमारे अकाउंटिंग करने का कि हमें हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता रहे, कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया या हम लॉस में गए। अगर हम अकाउंटिंग नहीं रखेंगे, सिर्फ बिजनेस ही चलाए जाएंगे, तो हमें क्या पता रहेगा कि हमने प्रॉफिट कमाए कि लॉस में है? ठीक है, अकाउंट ही हमें बताते हैं हम प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर नुकसान में चल रहे हैं। अकाउंट ही हमें बताते हैं हमारे बिजनेस में टोटल एसेट्स कितनी और टोटल लायबिलिटीज कितनी है। समझ गए? तो दो चीजें मेनली होती है अकाउंटिंग रखने के लिए। अगर कोई भी बोले अकाउंट्स क्यों रखे जाते हैं, तो हमने कहा फर्स्ट हमें पता रहे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और सेकंड बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाए, वित्तीय स्थिति पता चल जाए। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है हमारे पास टोटल कितने एसेट्स हैं और टोटल कितनी लायबिलिटीज हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम अकाउंटिंग रखते हैं। ठीक है, जब भी हम अकाउंट्स रखते हैं तो हमेशा याद रखना, अभी मैंने आपको बोला कि हम अकाउंट क्यों रखते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता रहे। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये अकाउंटेंसी के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होते हैं। मालूम है आपको? फिक्स टाइम पीरियड का मतलब हो जाता है हम जब भी अकाउंट्स ओपन करते हैं तो एक फिक्स टाइम के बाद हमें हमारे सारे अकाउंट्स को बंद करना होता है, और जब हम बंद करते हैं तो उस टाइम हम चेक करते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। वो जो टाइम पीरियड होता है वो अकाउंटेंसी में हमेशा 12 मंथ का माना जाता है, ये याद रखना। 12 महीने का कैलेंडर अपन पीरियड बोल सकते हैं इसको, 12 महीने का कैलेंडर पीरियड होता है वैसे ही। तो 12 महीने के अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 12 महीने में आप कितने लॉस में गए, 12 महीने में कितनी एसेट्स बढ़ी या कितनी लायबिलिटीज बढ़ी, कितनी एसेट्स कम हुई या कितनी लायबिलिटीज कम हुई, ये सारी चीजें जो है वो आपको अकाउंटेंसी बताता है। ठीक है, ये जो 12 महीने का टाइम पीरियड है, ये याद रखना हमारे यहां पर 2 टाइम पीरियड चलते हैं अकाउंटिंग में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। पहला टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। ठीक है, यानी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो मैं 1 जनवरी से जब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, इस दिन से मैंने बिजनेस में क्या एक्सपेंस किए, क्या इनकम है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सबको लिखना स्टार्ट करूंगा। 1 जनवरी सपोज कीजिए 2021 से मैंने लिखना स्टार्ट किया, और मैं अपनी बुक्स 31 दिसंबर 2021 तक लिखूंगा जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको। ठीक है, और यहां से यहां तक सारे ट्रांजेक्शन लिखने के बाद मैं पता लगाऊंगा कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस, यहां से यहां तक। समझ गए? इस दिन बुक्स ओपन होती है, इस दिन हमारी बुक्स क्लोज कर दी जाती है, और अगले ही दिन से वापस नई बुक स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 1 जनवरी 2020। अगला साल इस दिन स्टार्ट होगा, तो बताओ ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2022, सॉरी 22 तक। फिर अगले साल वापस देखूंगा इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। समझ पा रहे हो? तो अकाउंटेंसी हमेशा याद रखना एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है। एक फिक्स टाइम पीरियड कितने टाइम का होगा? 12 मंथ का होगा। ये कब से स्टार्ट हो सकता है? 2 टाइम पीरियड चलते हैं अकाउंटिंग में। या तो आप 1 जनवरी को बुक स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइम, या फिर आप 1 अप्रैल को अपनी बुक स्टार्ट कर सकते हो। और खत्म कब होगी ये बुक्स हमारे पास? 31 मार्च 2022, यानी अगले साल की 31 मार्च। नहीं, अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग कहती है इसी बीच में ही आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ऐसा थोड़ी अपन जून में स्टार्ट करके अगले जुलाई में खत्म कर दें या अगले जून में खत्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो 2 ही टाइम पीरियड होंगे। ये आपके क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार कि अकाउंटिंग में कितने टाइम पीरियड हो सकते हैं? 2। ठीक है, पहला टाइम पीरियड जो जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर में खत्म होगा। दूसरा टाइम पीरियड जो अप्रैल में स्टार्ट होगा और अगले मार्च में खत्म होगा। और अब 90% बिजनेस अपने जितने भी अकाउंटिंग है वो इस पीरियड में रखती है, अप्रैल से लेके मार्च में। तभी आपने सुना नहीं कभी कभी मार्च में क्लोजिंग चल रहा है, कई लोग बोलते हैं मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो ये होता है मार्च क्लोजिंग। हमारी बुक्स क्लोज हो रही होती है और हम कैलकुलेट करते हैं इस टाइम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। क्लियर? ये सारा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था क्योंकि इनका कहीं ना कहीं इनमें रोल आने वाला है। ठीक है, जो मैं आपको एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपके? इन चीजों को आपस में थ्योरी में आपको वापस समझाऊंगा। जो आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उसमें पूरा थ्योरी में ये सारी चीजें लिखी है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर। अब आते हैं वापस इस पे। तो मैंने क्या बोला आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कौन से एक्सपेंस होते हैं? वो एक्सपेंस जो बिजनेस में हो तो गए लेकिन हमने पे नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता था, वो उसकी हर महीने की सैलरी जो थी, मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय था, उसकी सैलरी जो थी वो 10,000 रुपए थी पर मंथ, हर महीने की। कितनी? 10,000। पूरा साल खत्म हो गया और साल खत्म होने के बाद में मुझे पता चला मैंने इसको पूरे साल में एक्चुअल पेमेंट जो दिया ना वो 1,00,000 रुपए ही दिया पूरे साल का। यस, यही तो चीज समझानी है, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब बताओ, अभी अभी मैंने आपको समझाया हम अकाउंट जो रखते हैं वो 12 महीने के लिए रखते हैं। तो मुझे 12 महीने में उसको पे कितना करना चाहिए था एक साल में? 10,000 अगर एक महीने की सैलरी है तो 12 महीने की 1,20,000 होती है। तो इसकी एक्चुअल सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000। मैंने वास्तव में सिर्फ 1,00,000 ही पे किए। क्या 20,000 वो हैं जो अभी भी पे करने बाकी हैं? यस, तो 20,000 रुपए पे करने बाकी हैं। ये जो 20,000 होंगे ना, तो क्या मैं कह सकता हूं 1,20,000 पर ईयर के हो गए? 1,20,000 पर ईयर के होते हैं और मैंने पूरे एक साल के 1,00,000 पे कर दिए। तो क्या 20,000 रुपए एक्सपेंस वो है जो हो तो गया? खर्चा खर्चा तो हो गया, उसने मेरे यहाँ काम किया, मेरा एक्सपेंस है, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया। इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और एक्सपेंस का नाम यहां हो जाएगा सैलरी। एक्सपेंस का उसका नाम लिखना है। समझ में आया? तो आप पॉइंट किस चीज का आ रहा मालूम है? जो क्वेश्चन आपको जनरल एंट्री देगा ना, वो ना तो 1,20,000 देगा ना 1,00,000 देगा, वो सीधा बोलेगा 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री करो। समझ गए? ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया यहाँ पर। अब हमें ये देखना है ये 20,000 जो हमारी सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कौन सा 20,000? मैं यही तो ले रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? जनरल एंट्री जो है ना वो आपको ये माथाफोड़ी करके ही देता है। वो सीधा बोलता है कि इतना इतना छोड़ो, ये पे करना बाकी है। ठीक है, और कहेगा इसकी जनरल एंट्री करनी है आप। तो हमें इसकी जनरल एंट्री क्या करनी होगी वो चीज बताओ मुझे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री होगी। पहली चीज तो बताओ, क्या ये हमारे लिए लाइबिलिटी है? यस। और बिजनेस में एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है जब भी वो इंक्रीज होती है। एसेट्स हमेशा डेबिट होगी, लाइफ हमेशा क्रेडिट होगी। कब? जब वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर डिक्रीज होता है तो उल्टा कर दो। नहीं, ऐसा जा कहा रहा है, देना तो बाकी है। दे कहा रहा है, जा कहा रहा है, दे देते तो फिर बात ही क्या होती? लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म नहीं हो रही है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो याद रखना नॉर्मल बैलेंस एसेट्स का, यानी एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो हमेशा डेबिट होगी, और लाइबिलिटी जो है वो जब भी इंक्रीज होगी क्या होगी?
क्रेडिट होगी। एसेट्स और लायबिलिटीज में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन होता है, ठीक है। एसेट्स बढ़ने पर डेबिट तो लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट, ठीक है। बताओ एक्सपेंस एंड लॉस ऑलवेज क्या होते हैं? ये चीज मैं आपको बार बार समझाता हूं, पता आते ही पहले मुझे ये चीज लिखानी पड़ती है, फिर भी हम याद नहीं करते हैं। डेबिट याद है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑलवेज विल बी क्रेडिट, तो बस ये हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, ठीक है। रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट। गिवर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। इन्हीं के ऊपर हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। इनसे अब लिंक कराता हूं। बताओ ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 20,000, ये हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होगी? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगी। यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर कोई एंट्री करने के लिए कहे तो मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो क्रेडिट होने वाला है, मैं उसको कर दूंगा क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बताओ डेबिट क्या होगा? ये जो आप 4 एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो ना, अभी आपका नंबर भी आएगा, इन चारों ही एडजस्टमेंट में याद रखना, चाहे डेबिट या क्रेडिट इनके साथ में कुछ भी आओ, या आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अर्नड या एक्रूड, ये आ गया ना, इसके जस्ट साथ में इससे रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस आएगा, ठीक है। हाँ अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? डेबिट क्या होगा? तो मैंने ये तो बताया, मैं अभी इसके साथ मैंने एक पॉइंट और बताया। जो चारों एडजस्टमेंट हैं उन चारों ही एडजस्टमेंट में फिर से सुन लेना, चारों एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इन चारों के साथ में जो आने वाला है ना, वो उससे रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम आएगी। मतलब इसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, डेबिट पता क्या होगा? एक्सपेंस डेबिट होगा, बस उससे रिलेटेड एक्सपेंस। समझ में आया? मैं अगर कोई कहे इस आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करो तो मैं एंट्री करूंगा, दिमाग में सीधा आना चाहिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो इसको तो क्रेडिट करना है। क्या लिख दूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। डेबिट क्या करूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। समझ गए? हाँ यही तो लिखना है। एक्सपेंस का नाम आएगा यहाँ, खाली एक्सपेंस नहीं लिखना, एक्सपेंस का नाम क्या वो लिखना है। तो आप बताओ इसकी जनरल एंट्री समझ में आई कुछ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। यानी जो भी एक्सपेंस की बात करें उसका नाम आ जाएगा, टू में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब मैंने यहाँ कहा सैलरी, इसकी जगह मैं रेंट ले लूं तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं कमीशन ले लूं तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। क्लियर हुआ पॉइंट? तो अब आपको लिखना है पहले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है, लिखिए कॉपी में फटाफट, इंग्लिश में लिखवा दो पहले तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स द एक्सपेंस विच ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। आपको भी लिखाऊंगा विच, हाँ पहले में, विच ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, विच ड्यू during the year but not paid till end of the year, till end of the year। अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं, अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो वर्ष के दौरान, हाँ इसको एग्जाम्पल मान के लिख लो इंग्लिश मीडियम वाले, जो वर्ष के दौरान हो तो गए हों, जो वर्ष के दौरान हो तो गए हों परंतु वर्ष के अंत तक, वर्ष के दौरान हो तो गए हों परंतु वर्ष के अंत तक जिनका भुगतान करना, वर्ष के अंत तक जिनका भुगतान करना बाकी हो। सैलरी एक्चुअल पे, ठीक है। हाँ एक लाइन और लिखनी थी आपको, इंग्लिश में लिखो एक लाइन पहले, इट इज कंसिडर एज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस, कहीं पे भी लिख लो, यह व्यवसाय के लिए दायित्व माना जाएगा, एज लाइबिलिटी फॉर बिजनेस।
ठीक है। इसलिए देखो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डेबिट क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। अब आपको करना क्या है, पहले एग्जाम्पल नहीं उतारना है, ये पहले आपको लिखनी है ये एंट्री। ठीक है। उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल उतारना है, और उसके बाद इस एग्जाम्पल के जस्ट बाद में इसका सॉल्यूशन अगर करना है तो बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, कितनी, 20,000, और 2 में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, इनकी बात नहीं की जा रही है। ठीक है। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी, ये एग्जाम्पल, वो सॉल्यूशन, पहले ये करेंगे आप, फटाफट उतारें आप जल्दी से, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंट्री याद कर लेना भाई। अब आइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर एंट्री आ जाए तो कर लोगे ना? चलो ऐसा एक एग्जाम्पल होमवर्क दे देता हूं, घर पे करना आपको, लिखो एग्जाम्पल, साथ साथ में लिखते रहो फटाफट। ग्रुप में नहीं, अभी लिखवाऊंगा, तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको भी तो सोल्व करना है ना। अब देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, रेंट ड्यू, किराया जो था वो ड्यू हुआ 12 मंथ का, 12 महीने का, वो है 5 लाख रुपीज, 5 लाख किराया होना चाहिए था। रेंट पेड कितना हुआ, रेंट पेड 4,50,000। अब इसमें आपको आउटस्टैंडिंग ढूंढना है और आपको एंट्री करनी है, मेक द जर्नल एंट्री, मेक द जर्नल एंट्री फॉर, एक और के 10-12 करा दूं एक ही पॉइंट के ऊपर, मेक द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आपको घर से करके लाना, फटाफट उतारो, जल्दी करो। बच्चे थोड़ी हो आप भाई।